हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट परीक्षा होने वाली है अभी सितंबर में जो पेपर है उसके हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार के प्रश्न आपकी इस परीक्षा में पूछे जाएंगे और कैसे प्रश्न इसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से परीक्षा के पहले पढ़ कर जाएँ और मैं आपको विज्ञान के, गणित के, आपकी रीजनिंग, अंग्रेजी, ये सारे विषय के प्रश्न पत्र इस चैनल पे करवाऊंगा, वीडियोस डालूंगा। तो आप उन सब चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है जैसे राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का, कल्हण जो थे ये कौन थे? तो ये थे राजतरंगिणी के लेखक, है ना। इसमें क्या लिखा है? राजतरंगिणी एक पुस्तक है ना, एक ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है? कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। तो इस बात को भी याद रखना आप, अगर पूछा जाए कभी कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा है तो उस पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। और इसकी रचना कब हुई थी? तो 1149 से 1150 के बीच हुई थी, है ना। 1149-50 में इसकी रचना की गई थी राजतरंगिणी की। तो इस बात को आप याद रखना। तो आपके ऐसे ही इन सारी वीडियोस को देखते रहिएगा। एक प्रश्न से आपके 3, 4, 5 प्रश्न क्लियर होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं जितनी सारी वीडियोस चैनल पर डालूंगा वो आपको समय पर मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपको वो मिल सके और आप उसे देख सकें, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब परास्त किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब परास्त किया था? तो याद रखना, इसका आंसर होगा सन 1192 में। और कौन से युद्ध में अगर पूछे तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किया था, है ना। कब किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था सन 1192 ईस्वी में। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था? तो याद रखना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, है ना। किन के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रचना के द्वारा जायसी ने पद्मिनी की कथा को अमर बना दिया था? यानी वह कौन सी रचना थी जिसके द्वारा जायसी ने पद्मिनी की रचना को अमर बना दिया था, यानी उनकी कथा को अमर बना दिया था। और जायसी मतलब कौन है? ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो उस रचना का नाम क्या है? पद्मावत है ना। मतलब इनकी रचना का नाम क्या है? पद्मावत है। आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, तो यही उनकी रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ, यानी इनके ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत है। और इसका वर्णन किया है पद्मिनी की कथा में, है ना। इसके बाद देखते हैं, अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने खिलअत कब प्राप्त की? इल्तुतमिश ने खिलअत कब प्राप्त की? तो इसका सही आंसर होगा सन 1229 में, है ना। कब की? 1229 में। और याद रखना, 18 फरवरी सन 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा के राजदूत ने दिल्ली में इल्तुतमिश को खिलअत प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, और इनको एमबीडी के नाम से भी जाना जाता है। एमबीडी के नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, एमबीटी। तो इनने क्या की थी? दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक प्रमुख योजना थी राजधानी परिवर्तन। ये राजधानी परिवर्तन करते थे। और बर्नी के अनुसार सुल्तान चाहता था कि, बर्नी कौन है? एक लेखक थे, है ना। तो इनके अनुसार इन्होंने बताया है कि सुल्तान चाहता था कि साम्राज्य की राजधानी केंद्र में हो, जहां से सभी प्रांत समान दूरी पर हो। देवगिरी, जिसका नाम सुल्तान ने दौलताबाद रखा, साम्राज्य के केंद्र में था। इसलिए उन्होंने क्या किया था? राजधानी को परिवर्तित किया था। अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही का गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्यों किया? बच्चों, मैं ये जितने प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों का अभ्यास आप ज़रूर से करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न है, जैसे दीवान ए कोही का गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्यों किया था? अब याद रखिए, यहाँ से आपका कई सारे प्रश्न यहाँ से क्लियर होंगे। अब क्यों किया था ये देखते हैं। तो कृषि की व्यवस्था के लिए किया था।
अब आपको प्रश्न पूछ सकता है कि दीवान ए कोही का गठन किसने किया था, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और क्यों किया था, कि कृषि की व्यवस्था में सुधार के लिए किया था, है ना। इस प्रकार से इसको याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, तहकीके हिंद के रचयिता कौन है। तहकीके हिंद एक ग्रंथ है, उसके रचयिता कौन है, तो इब्न बबूता नाम है उनका, और इब्न बबूता ने तहकीके हिंद की रचना की थी। इनका इसमें लिखा है, जैसे अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण है, यानी मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कब, सन 1025 ईस्वी के समय किया था। और इसमें क्या है, ये भारत आया था, है ना। तो इस समय क्या किया था, इस ग्रंथ में उनने 11वीं शताब्दी के आरंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया था। किसने, इब्न बबूता ने, तहकीके हिंद ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, विजयनगर का दूसरा नाम क्या था। तो विजयनगर का दूसरा नाम क्या था, वैशाली, हम्पी था। विजयनगर का दूसरा नाम क्या था, हम्पी था, है ना। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और कब की थी, सन 1336 ईस्वी में की थी। याद रखना कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी के काल के विद्रोह के निम्न कारणों में से उसने ध्यान नहीं दिया, यानी कौन से में ध्यान नहीं दिया था, तो उसने क्या थी, वह जनता की दशा के प्रति लापरवाह था। ये बात सही है, वह जनता की दशा के प्रति लापरवाह था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, यानी उसे जनता से कोई मतलब नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, आगरा नगर किसने बसाया था। तो आगरा नगर किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने, है ना। किसने, सिकंदर लोदी नामक एक जो शासक थे, उन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी, आगरा नगर बसाया था। और कब बसाया था, तो सन 1504 ईस्वी में बसाया था, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था, है ना। सिकंदर लोदी जो थे, ये ग्वालियर राज्य को जीतना चाहता था, इस कारण उसने आगरा को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। और कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखना आप, 1469 ईस्वी में हुआ था। और तलवंडी का वर्तमान में क्या नाम है, तो ननकाना नाम है। क्या नाम है, ननकाना नाम है। और यह लाहौर से 35 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और तलवंडी अभी वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान में पंडित राव का पद था, है ना। क्या पद था, तो धार्मिक व दान विभाग का था, है ना। मतलब शिवाजी के अष्टप्रधान में, यानी अष्टप्रधान मतलब शिवाजी के शासनकाल में 8 ऐसे पद थे जो बहुत प्रधान थे, मुख्य थे, है ना। तो उसमें जो पंडित राव का जो पद था, तो उनका क्या काम था होता था, तो वो धार्मिक व दान विभाग का काम संभालते थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्यरोहण किस वर्ष हुआ था, यानी शिवाजी कब शिवाजी ने कब शासन संभाला था, तो इन्होंने सन 1674 में शासन संभाला था। इस समय इनका राज्यरोहण हुआ था, सन 1674 में, सन याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, शिवाजी के जहाड़ी बेड़े का केंद्र था, क्या था, तो कोलवा था। क्या था, कोलवा। शिवाजी ने पहला किला जीता, कब जीता था इन्होंने, तो इन्होंने सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 में सिंहगढ़ पर अधिकार किया था। कौन से किले पर, सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें, बहमनी साम्राज्य के पतन की मुख्य घटना क्या है, तो महमूद गवा का पतन, ये जो था बहमनी समाज की मुख्य घटना थी। कौन सी थी, तो बहमनी साम्राज्य के पतन की मुख्य घटना क्या थी, तो महमूद गवा का पतन था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर होगा राजगोपालाचारी। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, यानी स्वतंत्र भारत के, है ना। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। सन 1946 में युद्धोपरांत कौन भारत आया था। 1946 में युद्ध के बाद कौन भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था, है ना। यहाँ याद रखना आप, एक डेट याद रखना, 15 मार्च सन 1946 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। और इस घोषणा के अनुसार 24 मार्च सन 1946 को कैबिनेट सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। अब कौन कौन थे, तो लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिम्स एवं A.V. अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग थे, इस समय भारत आए थे। कब, 1946 में युद्धोपरांत है। और भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कब की गई थी, तो 15 मार्च सन 1946 में की गई थी।
अगला प्रश्न है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू को सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्हें यानी स्थान दिया गया था। और ये कौन से अधिवेशन में दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में इन्हें अध्यक्षता दी गई थी, ये भी याद रखना आप। और इसका प्रस्ताव प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना स्वीकार किया गया था, यानी इसी में यानी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इस प्रकार से पहले प्रस्ताव दिया गया था इसमें। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कम विकसित देशों की जनसंख्या की विशेषता है? तो कौन सी है? वृद्धों का अधिक प्रतिशत, मतलब यहाँ है वृद्धों का अधिक प्रतिशत कम विकसित देशों की जनसंख्या की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है निम्न देशों में से किसमें वयस्क लिंग जनसंख्या स्तंभ का आधार सबसे चौड़ा होगा? तो फ्रांस में होगा। अगला प्रश्न है स्टील का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टील का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जापान, है ना। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक देश जापान है। कच्चे लोहे की कमी के बावजूद जापान अन्य देशों से इसका आयात करके इस्पात का निर्माण करता है। कौन सा देश है? तो ये होगा जापान। अगला प्रश्न है विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस्पात मतलब लोहे का, तो ये भी जापान आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें निम्न में कहाँ शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का स्रोत अन्य तीन से भिन्न है? यानी पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु, यानी पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षेपों से होती है, जबकि तमिलनाडु में शीतकाल में होने वाली वर्षा लौटते मानसून से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा राज्य सर्व प्रमुख तांबा उत्पादक देश है? यानी सबसे अधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में, तो इसका आंसर होगा बिहार, है ना। भारत में तांबे का लगभग सारा उत्पादन बिहार के सिंहभूमि और हजारीबाग से प्राप्त होता है। याद रखना कहाँ से होता है? सिंहभूमि और हजारीबाग से प्राप्त होता है। किस राज्य में गन्ने की कुल पैदावार सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी में। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पाद यानी गन्ना का उत्पादन करता है। इस प्रकार से आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके NMMS परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे, और आपके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाला है। ये मेरी चौथी या पांचवी वीडियोस है सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की। तो और बाकी वीडियोस भी आप चैनल पे जा कर के देखना, और ऐसे ही विज्ञान की, हिंदी की, अंग्रेज़ी की, गणित की और आपके रीजनिंग की, तर्क शक्ति, तो इन सारी वीडियोज़ को भी आप चैनल पर जा कर के ज़रूर देखना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, चने की सबसे अधिक पैदावार किस राज्य में होती है? तो याद रखना यूपी में ही होती है ना। भारत में चने की खेती गंगा और सतलज की ऊपरी घाटियों तथा मध्य प्रदेश तक ही सीमित है। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य में सिंचाई के संभावित स्रोतों में करीब 95% का विकास किया जा चुका है? तो कहाँ पर है ये? पंजाब में है ना। भारत में नहरों का सर्वाधिक विकास उत्तरी भारत के उत्तरी मैदानों तथा तटवर्ती नदी डेल्टा क्षेत्रों में हुआ है। पंजाब में यानी पंजाब राज्य में सर्वाधिक सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहर है ना। कौन से राज्य में है? पंजाब में। किस राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन कुआं है? अब किस राज्य में कुआं है? तो गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल के लगभग 48% भाग की सिंचाई कुआं एवं नलकूपों के द्वारा की जाती है, और देश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुजरात राज्य में होती है। तो याद रखना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो पंजाब में होती है। और कुओं से कहाँ सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? यहाँ झील के नाम है सांभर झील, पुलिकट झील, चिल्का झील और डल झील। तो जम्मू कश्मीर की डल झील जो है ये खारे पानी की झील नहीं है, ये ताज़े पानी की झील है ना। कौन सी झील? डल झील जो है ये ताज़े पानी की झील है, और कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में है। बाकी सारी झील जो है ये सभी झील खारे पानी की मीठे पानी की। डल झील जो है ये ताज़े पानी की झील है, और बाकी सारी झील जो है ये खारे पानी की झील है। किस राज्य में तंबाकू की कुल पैदावार सर्वाधिक होती है? यानी सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश में। भारत में तंबाकू 1508 ईस्वी में पुर्तगाल से आई थी। कहाँ से आई थी? तो ये भी याद रखना, पुर्तगाल से सबसे पहले तंबाकू आई थी, और आंध्र प्रदेश में भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है।
सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सीमेंट का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है सबसे अधिक, है ना। और ये भी याद रखना आप कि मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तो कटनी, सतना, बानमोर तथा कैमूर, है ना, यहाँ पर सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन किया जाता है। रेशम की सबसे अधिक पैदावार कहाँ होती है? तो रेशम की सबसे अधिक पैदावार होती है कर्नाटक राज्य में, है ना। रेशम की खेती को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर कहते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि रेशम की खेती को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में कुल मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये होगा बिहार में। खनिज की दृष्टि से बिहार भारत का सबसे समृद्ध राज्य है और देश के कुल खनिज का लगभग 40% भाग बिहार से पैदा होता है। कहाँ पर होता है? बिहार में होता है। अगला देखते हैं, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है कितने दिन का? तो 6 माह का अंतर हो सकता है। इससे ज़्यादा का अंतर लोकसभा की 2 बैठकों के बीच नहीं होगा, है ना, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये कुल 35 प्रश्न थे। ऐसे ही मैंने 4 से 5 वीडियोस चैनल पे डाला है सामाजिक विज्ञान की, तो उनको भी आप जा कर के देखिए चैनल पे। और भी वीडियोस मैं चैनल पे डालने वाला हूँ, तो उनको भी देखना। और सारे विषय के जैसे विज्ञान के, हिंदी के, अंग्रेजी, गणित, ये सारे वीडियोज़ चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। तो उन सारे वीडियोज़ को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।